तो पार्ट 1 में हमने सारे पद्मा अवार्ड्स देख लिए थे और आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें पद्मा अवार्ड्स के अलावा बाकी जितने रह गए थे वो देख लेंगे, जिसमें आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नोबेल प्राइजेस, ऑल दीज। उसमें पहले सबसे आ जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। और इसमें लैंग्वेजेस कौन सी रिकॉग्नाइज की जाती हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आती हैं और उसके अलावा 2 और हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, इनको भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी दी गई हैं और ओरिजिनली 14 थी, उसके बाद और अमेंडमेंट्स करके और ऐड की गई हैं, जिसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी एंड मैथिली एंड संथली, इन सबको बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट्स करके कॉन्स्टिट्यूशन में। और सारे याद करने भी मुश्किल हो जाते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, जैसे असम की हो गई असमीज लैंग्वेज, बंगाली हो गई, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। इन सब लैंग्वेजेस का जितना भी वर्क है और कौन से उनके ऑथर हैं वो याद कर लेना तो इजी रहेगा। और इसके अलावा अवार्ड्स जो कि दिए जाते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ सेक्रीफाइस इन द वॉर टाइम एंड पीस टाइम। इन्हें ईयर में 2 बार अनाउंस किया जाता है, एक किए जाते हैं इंडिपेंडेंस डे पर और दूसरे किए जाते हैं रिपब्लिक डे पर। नेक्स्ट है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इनको स्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 में। उसमें सबसे पहले आता है उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है कि सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र, देन आता है महावीर चक्र और देन आता है वीर चक्र। अनाउंस किए गए थे 9 पर्सन्स को अवार्ड किया गया है उनकी ब्रेवरी के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके दौरान। ये सारी इनकी लिस्ट है, इसमें सभी एयरफोर्स के थे। और उसके बाद आता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इन्हें स्टेब्लिश किया गया था 1952 में। उसमें कुछ स्पेशल हैं, जो अशोक चक्र दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो एयरफोर्स में है। ये लास्ट ईयर जो एक्जिम 4 मिशन गया था स्पेस स्टेशन पर, उसमें से एक जो एस्ट्रोनॉट थे ये थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इनको दिया गया है कीर्ति चक्र। ये भी गगन यात्री में से एक हैं और गगनयान में ये भी हिस्सा रहेंगे और ये एज अ स्टैंड बाय मिशन पायलट भी रहे थे एग्जाम 4 मिशन के। उसके अलावा है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये दोनों नेवी में हैं और इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सर्कम नेविगेशन करेंगी, जिसमें क्या होता है कि जो आप एक पॉइंट से धरती का चक्कर लगाकर फिर उसी पॉइंट पर वापस आते हो। और इसमें एक ये भी रहता है कि इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 21,000 नॉटिकल माइल्स कुछ डिस्टेंस होना चाहिए और उसके ऊपर का भी हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए तो सर्कम नेविगेशन में काउंट किया जाता है वो। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ वियरिंग डेकोरेशंस एंड मेडल्स। अगर ओनली सिविलियन अवार्ड्स का देखा जाए तो पहले आता है भारत रत्न, देन आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। लेकिन अगर कंबाइंड देखा जाए तो भारत रत्न, देन आता है परमवीर चक्र जो कि मिलिट्री डेकोरेशन है, उसके बाद आता है अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन एक है जो वॉर टाइम के लिए दिया जाता है, दूसरा पीस टाइम के लिए दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इन्हें स्टेब्लिश किया गया था जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी विल के अकॉर्डिंग, और इन्हें 1895 में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन फर्स्ट अवार्ड्स दिए गए थे 1901 में। ओरिजिनल जो थे वो 5 अवार्ड्स थे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और पीस में दिए जाते थे।
और जो इकोनॉमिक्स का है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उन्होंने जो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नोबेल प्राइज में सबसे पहले है इकोनॉमिक साइंसेस का जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज में जोएल मोकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हाउट को, कि इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, मीन्स के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आएंगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रोपेल किया जाता है, ये इन्होंने मॉडल जो एक्सप्लेन किया है। सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए क्या हमें चाहिए होता है, उसके लिए चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हो, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल कॉम्पिटेंस हो, और एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो कि चेंज के लिए ओपन हो, मीन्स कि नई जो एडवांसमेंट्स आएंगी टेक्नोलॉजी में उसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर पाए। और उसके बाद है फिलिप एगियन और पीटर हाउट ने, इन्होंने थ्योरी बताई है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। इसमें क्या होता है कि कोई नई चीज़ ऐसी क्रिएट की जाती है जो पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, उसको ऑब्सोलेट कर देती है और उसकी जगह पे नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होने लगता है। जैसे आजकल एआई का है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी और बढ़ावा मिलता है और उससे कंपटीशन बढ़ता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें भी अब इनोवेशन आ गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से नई टेक्नोलॉजी कैसे हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, ये मॉडल इन तीनों ने एक्सप्लेन किया है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद आ जाता है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसे कहा जाता है, जिसमें मैरी ई ब्रांको, फ्रेड रैमस्टल एंड शेमन सागाकुची, इन तीनों को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने काम किया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं टी सेल्स। टी सेल्स क्या होते हैं? ये एक वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें मेनली तो 2 टाइप्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक है जो वायरस बैक्टीरिया से सीधा फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं और हमें बचाते हैं। और हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? वो सिग्नल्स देते हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या हैं? ये टी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं कि टी सेल्स हमारी खुद की बॉडी को अटैक ना करें, उसको कंट्रोल करते हैं ये। और जो शिमन साकागुची है, उन्होंने ये इन टी सेल्स को डिस्कवर किया था 1995 में। सबसे पहले आती है सेंट्रल टॉलरेंस। उसमें क्या होता है, जो थाइमस होता है लिम्फेटिक सिस्टम में एक स्मॉल ग्लैंड है जहाँ पर टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें ट्रेन किया जाता है। वहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं बॉडी के प्रोटीन्स के, तो अगर तो टी सेल उनको अटैक करेंगे, इट मीन्स दीज आर डिफेक्टिव टी सेल्स, उनको रिमूव करना होता है वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि कुछ डिफेक्टिव टी सेल्स हैं जो वो स्केप भी कर जाते हैं वहाँ से, तो उनको फिर पेरिफेरल में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको कंट्रोल करने के लिए कोई हमें सिस्टम चाहिए होता है, तो वहाँ पर काम आते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। अब जहाँ पर जो टी सेल्स है किसी हेल्थी सेल को अटैक करेगा, तो टी सेल्स का काम क्या है कि उनको रोकना, प्रिवेंट करना फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी। FOXP3 जीन, मैरी ई ब्रांको एंड फ्रेड रैमसडेल ने इस जीन को डिस्कवर किया था 2001 में, जो रेगुलेटरी टी सेल्स की डेवलपमेंट और उनका फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर FOXP3 जीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो टी सेल्स अच्छी तरह से बन नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, हमारी खुद की बॉडी को अटैक करते हैं और उससे हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है ईपैक्स। उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इसमें आते हैं सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स डेवलप करने के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स क्या हैं कि ये एक लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से गैसेस और केमिकल्स फ्लो करवाते हैं। इसमें मेटल आयंस होते हैं जो जॉइंट्स की तरह एक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ लिंक और ब्रिज एक्ट करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो बहुत ही पोरस होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। और सुसुमु किटागावा ने प्रूव किया था कि ये फ्रेमवर्क्स हैं जो पोरस हैं और गैसेस इनमें से फ्लो कर पाती हैं इन एंड आउट दोनों तरफ। इसका जो आइडिया आया था वो डायमंड की स्ट्रक्चर जैसी होती है, जिसमें हर एक कार्बन एटम दूसरे 4 अदर एटम्स के साथ कनेक्ट करता है और एक पिरामिड शेप बनाता है। और केमिस्ट्री पर इसका जो डिस्कवरी का क्या इम्पैक्ट रहेगा, एक तो हम पोरस मटेरियल्स मिल गए हमें कि इसमें हम जो गैसेस वगैरह हैं वो स्टोर हो सकती हैं, और एक फंक्शनैलिटी, ये वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। हम अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज करके इसकी जो
इसका साइज है। उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, जिसमें जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट एंड जॉन एम मार्टिनीज, इनको अवार्ड किया गया है। इन्होंने दिखाया है कि जो क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन कैसे होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब जो क्वांटम फिजिक्स होता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, उसके जो नेकेड आई को तो वो दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पर कुछ हो भी रहा है, राइट। जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करती, जंप करती है एट सर्टेन लेवल्स, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और एक होती है क्वांटाइजेशन टनलिंग, जैसे कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है तो जो न्यूक्लियाई होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, वो स्केप कर जाता है थ्रू टनलिंग। एक सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें दो सुपर कंडक्टर से उनको सेपरेट किया था इंसुलेटर के द्वारा। लेकिन क्वांटाइजेशन में क्या हुआ कि क्वांटम टनलिंग में क्या हुआ कि जो सारे पार्टिकल्स थे वो सारे एक ही तरह का बिहेव कर रहे थे एज अ सिंगल पार्टिकल। और इसी कंसेप्ट को बाद में यूज किया गया था क्वांटम बिट्स के लिए, जो कि बेस है सुपर कंडक्टिव क्वांटम कंप्यूटर्स का। उसके बाद आता है नोबेल पीस प्राइज, जो कि दिया गया है मरिया कोरिना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की हैं। उनको एज अ निकनेम भी दिया गया है आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। और ये किसके लिए दिया गया है, क्योंकि जो वो वहाँ पर डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ उनकी जो स्ट्रगल है उसके लिए दिया गया है। इन्हें स्टार्ट किया गया था 1901 में, और इंडिया की मदर टेरेसा एंड कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को अवार्ड किया गया था। उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये दिया गया है हंगेरियन ऑथर लास्लो क्रास्जनाहोरकाई को। और इंडियन बॉर्न जो वैसे तो अमेरिका में रहते हैं, अमिताभ घोष, ये भी एक कंटेंडर थे, और ये इनको सारे कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 54th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर भी थे 2018 के। उसके बाद आता है टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, जिसको अक्सर कहा जाता है कि जो नोबेल प्राइज है एनवायरमेंट के लिए। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, और जो 2025 का मिला है, एक्चुअली 2026 का अवार्ड मिला है, वो मिला है डॉक्टर टोबी कियर्स को, जो माइकोरिजल नेटवर्क्स हैं उनके लिए। इसमें क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स होते हैं, फंजाई होती है ना, वो नेटवर्क बनाती है प्लांट्स की रूट्स के करीब करीब आसपास। तो जो प्लांट्स होते हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। जो अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है उसको वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है प्लांट्स और फंजाई के बीच में, कि जो प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसमें शुगर और कार्बन जो है वो फंजाई को देते हैं। फंजाई इन रिटर्न उन्हें फास्फोरस, नाइट्रोजन और वाटर जो प्रोवाइड करती है, उसमें से तो इसमें क्या होता है, प्लांट का रूट सिस्टम और ज़्यादा बढ़ता है, उसमें से फंजाई भी बेनिफिट करती है। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन जाता है दोनों के बीच में। उसके बाद आता है यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। इसे अवार्ड किया जाता है यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, और 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इस ईयर इंडिया का जो तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर हैं सुप्रिया साहू, उन्हें अवार्ड किया गया था। उन्होंने जो भी वर्क किया है एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अगेंस्ट, जैसे हीट अडेप्टेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने में। उसके बाद आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025। इन्हें 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इन्हें प्रेजेंट किया जाता है December 14 को, जो कि हमारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी है। और इसे जो दिया जाता है वो दिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जिसको 1 मार्च 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। ये स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, असम और चंडीगढ़ है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो कि दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इसमें लास्ट ईयर जो 2024 में दिया गया था, लास्ट टू लास्ट, वो था चिली प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट, एंड 25 का अवार्ड दिया गया है ग्राका मिशेल को, जो कि मोजाम्बिक की है। और उसके बाद आता है एंगल्स पॉज।
जो जेफरी हिंटन है 2024 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में एआई के काम के लिए। इन्होंने वार्न किया है कि जो एआई है वो एंगल्स पॉज ट्रिगर कर सकती है। अब एंगल पॉज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो जीडीपी होती है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है वो तो बढ़ती है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनके वेजेस में कोई चेंजेस नहीं आती। तो इस तरह से क्या होता है कि इकोनॉमी बढ़ तो रही है लेकिन एक तरह से स्टैग्नेंट है, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा लोगों की लाइफ पर। जैसे एआई है, तो एआई में क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी लेकिन उसके जो गेन्स हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें टेक फर्म्स, इन्वेस्टर्स, हाई स्किल्ड एआई वर्कर्स बेनिफिट करते हैं, लेकिन जो लो और मिडिल लेवल के जो वर्कर्स हैं वो उनकी जो वेजेस हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं या फिर डिक्लाइन होते हैं। उसके बाद आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे एशिया का हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द मेमोरी ऑफ जो थर्ड प्रेसिडेंट थे फिलीपीन के, रेमन मैग्सेसे। और इन्हें दिया जाता है जो भी कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, लीडरशिप में, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ इमर्जेंट लीडरशिप में। और इंडिया की 2025 में इंडिया की जो एजुकेट गर्ल्स एनजीओ है वो पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ये अवार्ड जीतने वाली। और इनके साथ 2 और विनर्स थे जो मालदीव्स और फिलीपींस थे, शाहीना अली एंड लेवी विलानुवा। उसके बाद आता है यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे अक्सर कहा जाता है कि जो नोबेल प्राइज है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसे दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको अवार्ड किया जाता है कि वो कैसे हेल्प कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, जहाँ लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट में। तो जो 2025 का अवार्ड था इसमें 10 ऐसी कम्युनिटीज़ को अवार्ड किया गया है, जिसमें इंडिया से हैं बीबी फातिमा जो कि वुमेन्स एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है कर्नाटका से। उसके बाद आते हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। जो 2023 के अवार्ड्स थे उनको 2025 में अनाउंस किया गया है। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको करती है, अनाउंस करती है। मेन इसमें जो रहती हैं बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस फिल्म कौन सी थी, ये सारी हैं। शाहरुख खान एंड विक्रांत मासी फॉर देयर फिल्म जुबान एंड 12th फेल रिस्पेक्टिवली वर awarded the Best Actor Award, and Rani Mukherjee for Mrs. Chatterjee vs. Norway, and Best Feature Film रही थी 12th फेल। उसके बाद आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 2023 के लिए दिया गया था मोहनलाल विश्वनाथन नैयर को। ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा में। जिस तरह लिटरेरी ऑनर में हाईएस्ट अवार्ड है, इस तरह ये सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जो दादा साहेब फाल्के उनके सम्मान में इस्टेब्लिश किया गया था, जिन्होंने जो इंडिया की पहली फुल हिंदी इंडियन फीचर फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1930 में बनी थी। 2023 के विनर हैं मोहनलाल विश्वनाथन नैयर। ज़्यादातर इनका काम मलयालम सिनेमा में है और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। उसके बाद आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। और इसके पहले विनर है विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के प्लेयर थे। और 2023 का अवार्ड जो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं उनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इन्होंने रिसीव 2025 में किया था, इनका शेड्यूल नहीं जो बन पा रहा था। और उसके बाद आते हैं ये 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 2025 वाले अवार्ड्स अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं, जिसमें से मेन है गुकेश डोमाराजू। और ये सारी डिटेल्स दी गई हैं चेस ओलंपियाड्स के बारे में, और जो यंगेस्ट कौन है जिन्होंने डिफीट किया है, ये सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद आता है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी प्लेयर है, और जो 2024 की पेरिस ओलंपिक हुई थी उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस टीम के ये कैप्टन भी रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा हाई जंपर हैं और इन्होंने गोल्ड लिया था 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। और जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2025 की न्यू दिल्ली में हुई है, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज लिया था। और इसके बाद आती है मनु भाकर जो शूटर हैं, और इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में एक तो पहली इंडियन वुमेन बन गई शूटर जिन्होंने अवार्ड जीता है, और दूसरी बात यह कि ये पहली इंडियन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं एक ही एडिशन में। उसके बाद आते हैं जननपीठ अवार्ड,
ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है एक तो इंडिया का, और दूसरा इसे 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये पोस्टमसली जो अवार्ड नहीं दिया जाता। और इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं हिंदी लैंग्वेज में, और 2024 का जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड था वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। 2025 का 60th अवार्ड मिला है वेरमुथु रामस्वामी को तमिल लैंग्वेज में, और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री भी और पद्म भूषण भी। और ये नीचे इनके कुछ काम दिए गए हैं जो इन्होंने लिटरेचर लिखा है, जो भी आता है। पुलित्जर प्राइज जो कि दिया जाता है जर्नलिज्म, लेटरिज्म, म्यूजिक में, इसे फर्स्टली अवार्ड किया गया था 1917 में, और 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 अवार्ड जीते हैं और द न्यूयॉर्कर ने 3 फॉर जर्नलिज्म। और आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा, इन्होंने जो डिजिटल अरेस्ट पर जो रिपोर्टिंग की है उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। उसके बाद आता है एबल प्राइज, जिसमें क्या होता है, जो नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिशियंस के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जब अल्फ्रेड नोबेल की विल का पता चला था तो क्या हुआ, उसमें मैथमेटिक्स के लिए कोई अवार्ड ही नहीं था। तो नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक ऐसा अवार्ड इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें मैथमेटिशियंस को अवार्ड किया जाएगा। तो इसे 2001 में इस्टेब्लिश किया गया, और जो किंग ऑफ नॉर्वे हैं वो इसे प्रेजेंट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो इसमें 6 कैटेगरीज मेन जो होती हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्टिंग में, और बाद में आता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचेस के लिए है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और 2024 के बाद इसे डिसाइड किया गया कि इसका नाम अब होगा अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। उसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है कि वो अपना जो स्पोर्ट्स में अपना कैसे योगदान दे रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और 2024 में 47 अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे टोटल इन सारी कैटेगरीज में। और हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है अगस्त 29 को, जो कि कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी प्लेयर रह चुके थे, और इसे 2012 से सेलिब्रेट किया जाता है। ये अर्जुना अवार्ड्स है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और 2024 में इसके 32 रिसिपिएंट्स थे। मेन कुछ इसमें से लिस्ट दी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने पैरालंपिक्स 2024 पैरालंपिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उन सब के बारे में दिया गया। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था सुभाष राणा कोच हैं जो शूटिंग के, दीपाली देशपांडे शूटिंग की कोच हैं, और संदीप सांगवान हॉकी के कोच हैं। और अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स दिया गया सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स में थे, और मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग, ये इंडिया का पहला जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिया गया था फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। तो जब पीएम फॉरेन कंट्रीज में विजिट करते हैं तो उनको भी सम्मानित किया जाता है, और इंडियन पीएम को ब्राजील का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, इससे सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका में जब गए थे तो उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी उन्हें दिया गया था, उसे सम्मानित किया गया था, जिसका नाम है मित्र विभूषण। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्राइज 2026, इसमें उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो मीन्स के वर्ल्ड की जो फूड प्रॉब्लम्स हैं, फूड सेफ्टी, फूड अवेलेबिलिटी, ऑल दीज जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना फूड से रिलेटेड, उनको उनके बारे में जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको अवार्ड करते हैं इसमें। तो 2026 का अवार्ड दिया गया है होब लेलाइवल्ड को जो कि नेदरलैंड्स के हैं। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, जो नोबेल पीस प्राइज लॉरेट है नॉर्मन बोरलो के द्वारा, और इसके फर्स्ट अवार्ड ही थे MS स्वामीनाथन। 1987 में इन्हें अवार्ड किया गया था, जो कि हमारे इंडिया में इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और 2025 का लास्ट ईयर का अवार्ड दिया गया था मैरी एंजेला हंगेरिया को, जो कि ब्राज़ील की हैं। इन्होंने जो माइक्रोब्स पर वर्क किया था पूरा कि कैसे सॉइल इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उससे क्या होता है जो फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना पड़ता है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें अवार्ड किया गया था। उसके बाद आते हैं MS स्वामीनाथन, इनकी जो सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, तो उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुके हैं। जैसे जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसका जो श्रेय है इन्हें दिया जाता है, और इनका जो प्रमोट किया है इन्होंने एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, कि मीन्स के जो एक टाइम तो रेवोल्यूशन आ गई लेकिन एवर ग्रीन होनी चाहिए, कि मीन्स के जो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ना हो, जैसे केमिकल ओवरयूज हो गया, मोनोकल्चर हो गया, सोइल डैमेज हो गया, तो उसको नहीं प्रमोट करते थे। और इनका जो आइडिया था बायो हैप्पीनेस का,
कि मीन्स के बायोडिवर्सिटी है जो उसको भी संभाल कर रखना है हमने। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कि वो शिफ्ट चाहते थे कि सिर्फ फूड सिक्योरिटी मतलब सिर्फ फूड ही नहीं होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। और वुमेन इन एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करते थे। इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल है जो वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो स्टेब्लिश की गई थी 1990 में, इसमें इनका हाथ था। और ये उनकी कुछ अचीवमेंट्स और ऑनर्स हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। और भी कितने सारे अवार्ड्स इन्हें मिले गए हैं, ज़्यादातर उसमें से फूड रिलेटेड हैं। और इन्हें टाइटल भी मिला था फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भी पीएम ने ट्रिब्यूट दिया था उनकी जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी उसके लिए। और 2014 से इनका जो बर्थ डेट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर, मीन्स नेशनल यूनिटी डे। और इन्होंने एज सर्व किया है जो जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो फर्स्ट होम एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यही रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें भारत रत्न भी मिला था पोस्टमसली इन 1991। और जो इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इन्हीं के ऑनर में जो अनाउंस किया गया था, क्योंकि उनका भी यही विजन था कि मतलब पूरा जो इंडिया है एक साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक इनके सम्मान में किया गया था, 2018 में इसे इनॉग्रेट किया गया था गुजरात में। उसके बाद आते हैं इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस। खेड़ा सत्याग्रह में इनका कंट्रीब्यूशन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन था, बरदौली सत्याग्रह में इनका कंट्रीब्यूशन था, जहाँ पर इनको जो लीड रोल इन्होंने जो प्ले किया था उसके लिए इन्हें सरदार का टाइटल भी मिला था। और इंडिपेंडेंस के बाद जो 560 प्रिंसली स्टेट्स थी इन सबको मतलब एक साथ लाना था, तो उसमें भी इनका सारा काम था। और इसको अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की, परसुएशन की, और जब ज़रूरी पड़ा तो मीन्स के हार्ड पावर भी यूज़ किया। तो इसके लिए इन्हें टाइटल मिला था आयरन मैन का। ऑल इंडिया सर्विसेज की क्रिएशन भी इनकी इन्विजन थी, और जिसको इन्होंने एज एनविसेज किया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, कि मीन्स के पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें सारे सर्विस पार्टनर्स कैसे वर्क करेंगे, और कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी इनका हाथ था। दैट्स इट। तो ये सारे वोट्स तो हो गए लास्ट ईयर के, और इस ईयर के भी जितना हो सकता था सब हो गए।